कल हमने सबसे पहले कॉस्ट को डिफाइन किया था कि कॉस्ट इज द अमाउंट वी पे फॉर एनीथिंग. दिस इज कॉस्ट एज अ नाउन, and if we use the word cost as a verb, it means the cost of manufacturing a product or a service. प्रोडक्ट हम उस चीज को कहते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, लाइक पेन, मोबाइल, शर्ट. तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं. सर्विसेज में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लाइक एजुकेशन. तो एजुकेशन कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज नहीं है. ट्रैवल हम करते हैं तो ट्रैवलिंग इटसेल्फ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. तो सर्विसेज जो है वो चीजें होंगी जिनकी फिजिकल आउटपुट नहीं है. तो कॉस्टिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी जहां पे कोई प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी कॉस्ट भी फाइंड करना पड़ सकती है. सर्विसेज बिजनेस में भी कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है. रिकमेंडेड बुक्स जो है वो मैंने आपको कहा था कि वैसे मैथ्स यूज रहे हैं रिकमेंडेड बुक, लेकिन इन ऑर्डर टू वर्क स्मार्टली देयर इज अ बुक ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आप उसकी स्टडी टेक्स्ट और रिवीजन किट में MCQs प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो आप करें. कैप्लान मैंने कहा था कि प्रेफरेबली कैप्लान जो है वो आपके पास हो तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. देन हमने हैंड आउट से कुछ कॉन्सेप्ट लर्न किए थे. एक दफा उसको रिकॉल करा देता हूँ. सबसे पहले तो अगेन वही कॉस्ट है. फिर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न किए थे. यूनिट कॉस्ट मीन कॉस्ट पर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय अ पेन फॉर ₹20, then ₹20 is the unit cost. That is the per unit cost. And cost unit is the unit of a product. यानी जिस लिहाज से कॉस्ट इंकर हो रही है. जैसे मैंने पेन की एग्जांपल दी तो पेन की कॉस्ट फी यूनिट है, यानी जितने यूनिट आप बाय करते हैं उतनी कॉस्ट चार्ज की जाती है. तो ये जो यूनिट्स हैं ये कॉस्ट यूनिट है. इसी तरह पेट्रोल बाय करना है तो लीटर में मिलता है, तो लीटर इज अ कॉस्ट यूनिट. आपने कपड़ा बाय करना है तो वो मीटर्स के हिसाब से है, यार्ड्स के हिसाब से है, तो उसकी कॉस्ट पर यार्ड होती है. सो जिस हिसाब से कॉस्ट इंकर हो रही हो उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं. हमने इंडस्ट्रीज कुछ डिस्कस की थी, लाइक ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे जो कॉस्ट का यूनिट है वो 1000 ब्रिक्स है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो किलोवाट आवर्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल चार्ज करती है. सो किलोवाट आवर इज अ कॉस्ट यूनिट. इसी तरह हमने कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स को डिस्कस किया था कि जो सर्विसेज बिजनेस होते हैं वहां पे कॉस्ट यूनिट सिंगल नहीं होता. जैसे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल आउटपुट है ब्रिक्स, तो वहां पे एक ही चीज देखी जा रही थी कि 1000 ब्रिक्स की ये कॉस्ट है. जबकि जो सर्विसेज हैं लाइक होटल है, रेलवे, बस है, या हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन सर्विसेज है, तो वहां पे किसी सिंगल पॉइंट पे हम कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहे होते. वहां पे जैसे मैंने एजुकेशन में कहा कि ICM में आपसे फी चार्ज करता है. किस हिसाब से? पर स्टूडेंट, पर सब्जेक्ट. इट मींस देयर आर 2 डायमेंशंस. हर स्टूडेंट से फी ली जाएगी और हर सब्जेक्ट की फी ली जाएगी. सो इन ऑल सर्विस इंडस्ट्रीज देयर आर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स. कंपोजिट का मतलब होता है कम्प्लेक्स, यानी एटलीस्ट 2 चीजें आ जाए तो थोड़ी कम्प्लेक्सिटी. तो कम्प्लेक्स वाली सेंस में ये कॉस्ट यूनिट सिंपल नहीं है. जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे क्लॉथ है, फिजिकल आउटपुट होता है क्लॉथ, तो क्लॉथ में पर यार्ड या पर मीटर रेट होता है. लेकिन सर्विसेज में 2 चीजों के हिसाब से रेट चार्ज किया जाता है. इसी तरह कोरियर सर्विसेज की एग्जांपल हमने की थी कि वो वेट करते हैं कोरियर का कि क्या कितना केजी उसका वेट है और उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है, उस कोरियर को कहाँ लेके जाना है. सो द रेट इज पर केजी पर किलोमीटर. देन हमने कॉस्ट सेंटर को डिफाइन किया था. कॉस्ट सेंटर इज एनी प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, a function
एन एक्टिविटी और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, यानी ये एक प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन हो सकती है, एक फंक्शन हो सकता है और एक एक्टिविटी भी हो सकती है, इवन एन इक्विपमेंट। यानी हर वो चीज जिससे रिलेटेड हम कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर रहे हैं उस चीज को हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, या एक लोकेशन हो सकती है, जैसे ब्रांचेस होती हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दीज आर द ब्रांचेस। तो ये लोकेशंस भी हो सकती है एज अ कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल्स हैं सर्विस लोकेशन में, एक फैक्ट्री के अंदर स्टोर, कैंटीन, ये दो डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टोर जो है वो स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कैंटीन जो है वो खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह फंक्शन के हिसाब से भी लाइक एचआर है, फाइनेंस है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल कॉस्ट सेंटर्स की। इसी तरह एक्टिविटीज, कोई मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं लाइक क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो ये भी कॉस्ट सेंटर्स हैं। फिर हमने बात की थी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच द कॉस्ट कैन बी असर्टन, यानी हर वो चीज जिसकी आप कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई रिपीट, हर वो चीज जिसकी आप कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, एनीथिंग फॉर विच द कॉस्ट कैन बी असर्टेन, यानी जिसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें, हर वो चीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो पिछले पॉइंट में हमने बात की कि कॉस्ट सेंटर भी हर वो चीज है जिस जहां पे आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सो वी कैन से दैट कॉस्ट सेंटर कैन आल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर एक शर्ट की एग्जांपल हमने कल कंटिन्यू की थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। अगर हम उस शर्ट की एग्जांपल में देखें तो हम शर्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दिस केस अ शर्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर हम ब्रिक्स की कॉस्ट देखना चाह रहे हैं तो ब्रिक्स इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी हर वो चीज जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होगी वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आई होप कि आपको ये रिवाइज हो गया होगा। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट होंगी हमने इन्हें क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू कैटेगराइज। हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन मीन टू कैटेगराइज, बना देना। फॉर एग्जाम्पल,
इसको डिवाइड कर सकते हैं मेन एंड वुमेन में। ये एक क्लासिफिकेशन हमने बना दी। इसी तरह बात करें सिंपल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे स्पेसिफाई कर दें स्टूडेंट ऑफ आईसीएम में तो ठीक है, हमें पता चल गया जी हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ आईसीएम की। तो हमने क्लासिफिकेशन में फर्दर डिवाइड कर दिया कि ये किस लेवल का स्टूडेंट है, तो लेवल वाइज क्लासिफिकेशन होगी। फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया कौन से सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, तो इट मींस क्लासिफिकेशन इज समथिंग टू डिवाइड। अब मैंने आपके सामने जो कल कॉस्ट की एग्जांपल रखी थी कि हमने सपोज किया कि एक कंपनी है जो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, हमने उससे एक लिस्ट बनाई कि उस कंपनी की शर्ट या शर्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट हो सकती है वो क्लॉथ है, बटन है, अदर मटेरियल्स लाइक कॉलर, डिजाइनिंग, स्टिचिंग, then royalty, machine electricity cost, machine lubricants cost, machine maintenance and repairing cost, factory cleaning material cost like surface cleaners, factory rent, factory insurance, security guard salary, supervisor salary, machine insurance, admin and HR department salaries, machine depreciation, accountant salary, factory electricity cost other than machine electricity, diesel used to produce electricity। अब ये सारी 20 पॉइंट्स हमने बनाए, एक लिस्ट बनाई कि ये कॉस्ट है। अब इन कॉस्ट को आज क्लासिफाई करना हम सीखने जा रहे हैं कि इनको किस किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के जो रूल हैं, अगर आप ये पेज देखें तो यहां पे आ रहा है सबसे पहली क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिहाज से 3 तरह की कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। यानी जब हम कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स देख रहे होंगे तो फिर कॉस्ट को 3 तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। वन इज मटेरियल्स, अदर वन इज लेबर एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। यानी ये जो 20 पॉइंट्स हैं, अब हमने इन 20 चीजों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मटेरियल कौन सी चीजें होंगी, लेबर की कॉस्ट कौन सी होंगी, एक्सपेंसेस कौन से होंगे। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हो रही है, सब्सटेंस जो कॉन्सेप्ट है ना सब्सटेंस का, एनीथिंग विच फिजिकली एग्जिस्ट, तो हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है और वो कोई इंसान नहीं है अदर देन ह्यूमंस, यानी इंसान भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इंसानों के अलावा हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है वो मटेरियल होगा। तो इस रूल के मुताबिक अब हम मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो मटेरियल्स हैं। तो अगर हम देखें तो क्लॉथ मटेरियल है, क्लॉथ इज अ मटेरियल। देन फिजिकल चीज है। अदर मटेरियल्स लाइक कॉलर, तो ये भी मटेरियल हो गया। डिजाइनिंग, डिजाइन मटेरियल नहीं है। डिजाइन तो कहते हैं कोई शेप बनाना, कोई शर्ट का स्ट्रक्चर या डिजाइन बनाना, तो डिजाइन इज नॉट अ मटेरियल।
स्टिचिंग कॉस्ट, उसको स्टिच करने की कॉस्ट, तो ये भी मटेरियल की कैटेगरी में नहीं है। फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल्स लाइक सरफेस क्लीनर्स, तो बात हुई थी कि हर वो चीज जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है या नहीं बन रही, अभी हम उस कैटेगरी में नहीं जा रहे, हम एक सिंपल सी कैटेगरी बना रहे हैं कि हर वो चीज अदर देन ह्यूमंस जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो मटेरियल कहलाएगा। तो ये और एक ये डीजल, आप भी इसको अपने एंगल से एक दफा देख लें कि ये जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं कि क्लॉथ इज अ मटेरियल, बटन, अदर मटेरियल्स लाइक कॉलर कॉस्ट, जी। तो ये हमने सबसे पहली टाइप आइडेंटिफाई की कि इन 20 चीजों में से मटेरियल आइटम्स कौन कौन सी है। अब लेबर को डिफाइन करते हैं। मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, अभी मैं नहीं देख रहा क्वेश्चंस को, मुझे जरा ये एलिमेंट्स तीनों पूरे कर लेने में, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। एलिमेंट्स में 3 टाइप्स हमने बताई, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो मटेरियल को मैंने कहा कि हर वो चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है अदर देन ह्यूमंस, तो उन चीजों की जो कॉस्ट होगी उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्ट कहा करेंगे। अब हम बात करते हैं लेबर की। तो जो इंसान है, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे या इनडायरेक्टली, हर तरह का इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसे पे किया जा रहा है, तो उसे सैलरी कहते हैं। तो सैलरी और वेजेस, ये 2 टर्म्स यूज की जाती हैं, इसको भी हम आगे जाके लेबर के चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, सैलरी और वेजेस को। तो यहाँ पे सैलरी और वेजेस वाली जितनी चीजें हैं, वेजेस कहते हैं जो पर डे, पर आवर इस तरह पे की जाए उसे वेजेस कहते हैं, जो मंथली फिक्स्ड हो उसे सैलरी कहा जाता है। तो सैलरी और वेजेस जो है, अब हमें वो आइडेंटिफाई करनी है, तो वो चीजें जो है होंगी वो हमारी लेबर कॉस्ट बन जाएगी। तो ये जो स्टिचिंग कॉस्ट है ये आपने लेबर को पे की है। देन सिक्योरिटी गार्ड्स सैलरी, ये भी लेबर वाली कैटेगरी है। सुपरवाइजर की सैलरी, ये भी लेबर है। एडमिन एंड एचआर डिपार्टमेंट सैलरीज, ये भी लेबर की कैटेगरी बन गई। अकाउंटेंट सैलरी, तो हमारी जो एक जेनेरिक डेफिनेशन थी कि मटेरियल कौन सी चीजें होंगी, लेबर कौन सी चीजें होंगी, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया। वेरी सिंपल, हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो फैक्ट्री में यूज हो रही है उसकी कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी, लेकिन अदर देन ह्यूमंस, तो वो मटेरियल था। अब ह्यूमंस की जो कॉस्ट है वो कहलाएगी लेबर। एक्सपेंस किसे कहेंगे? एनीथिंग अदर देन मटेरियल एंड लेबर, हर वो चीज जिसको आप ना तो मटेरियल की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सके और ना ही लेबर की कैटेगरी में वो चीज आई है, तो वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब अगर हम पहले 5 पॉइंट्स में से देखें तो हमने डिजाइनिंग कॉस्ट मिस की है। तो डिजाइनर को जो हम पे कर रहे हैं, अगर वो डिजाइनर आपका एम्प्लॉय है तो फिर वो लेबर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये जो शर्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं ये अक्सर डिजाइन्स किसी से बाय करते हैं, ठीक है। तो ये डिजाइनर की कॉस्ट, अगर ये कोई बाहर का बंदा है जो आपके लिए कोई शर्ट का डिजाइन बना के देता है, तो फिर ये एक्सपेंस है, फिर ये आपकी लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर डिजाइनर आपका एम्प्लॉय है तो फिर ये पिछली डेफिनेशन में ही कवर हो जाना था, ये डिजाइनिंग की कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट बननी थी।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई एक चीज हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे नहीं रहेगी। यू हैव टू डिसाइड इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, आपको उस सिचुएशन में सोचना है। तो यहाँ डिजाइनिंग की जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बताया कि अगर वो डिजाइनर आपका एम्प्लॉई है तो फिर वो लेबर कॉस्ट है, लेकिन मैंने उसे लेबर में इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सपोज किया कि ये डिजाइनर एक बाहर का बंदा था जो सिर्फ मुझे डिजाइन बेचता है कि सर ऐसी शर्ट बनाई बड़ी बिकेगी, तो मुझे उसका डिजाइन अच्छा लगा, मैंने उसका डिजाइन यूज करने के लिए उसे पैसे दिए। सो दिस इज नॉट अ मटेरियल कॉस्ट, दिस इज नॉट अ लेबर कॉस्ट, दिस इज एक्सपेंस। रॉयल्टी, पॉइंट नंबर 6, रॉयल्टी। कल हमने कहा था कि रॉयल्टी ये वो अमाउंट होती है जो ऑनर को उसका नाम, उसका टैग यूज करने के लिए पे किया जाता है। तो ऑनर को उसके रॉयल्टी पेमेंट जो हम कर रहे हैं, क्या वो मटेरियल की पेमेंट है? नो। क्या वो लेबर पेमेंट है? नो। सो इफ वी कैन नॉट कैटेगराइज एनीथिंग in material or labor, then that thing is an expense. So royalty is an expense. Then electricity cost. तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या मटेरियल के पैसे हैं? नो। लेबर के पैसे हैं? नहीं। तो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी एक्सपेंस है। अच्छा, मशीन लुब्रिकेंट कॉस्ट। ये जो मशीन लुब्रिकेंट्स हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपकी मटेरियल कॉस्ट बनेगी, ठीक है। क्योंकि लुब्रिकेंट्स क्या है, जैसे ऑयल होता है तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पहली डेफिनेशन में ही आ गए, एनीथिंग विच फिजिकली एग्जिस्ट, तो ये मटेरियल्स है। मशीन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट। मशीन की रिपेयरिंग खराब हो जाती है जल्दी जल्दी जगह। अब रिपेयरिंग क्या है? तो अगर अगेन वही बात कि रिपेयरिंग करने वाले आपके अपने एम्प्लॉइज हैं, आपने इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, अगर वो एम्प्लॉइज हैं तो वो फिर लेबर की कॉस्ट आएगी। लेकिन मैंने सपोज किया कि मैंने रिपेयरिंग वाले बंदे में बाहर से बुलाता हूँ, जब मशीन खराब होती है तो मैंने बाहर से बुलाए, अगर बाहर से बुलाए हैं तो फिर वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। फैक्ट्री रेंट, क्या रेंट जो है वो मटेरियल की पेमेंट होती है? नहीं, हम सबको पता है कि रेंट मटेरियल की पेमेंट नहीं है, रेंट लेबर की पेमेंट नहीं होती। तो हर वो चीज जो ना मटेरियल है ना लेबर है वो एक्सपेंस होगा। इसी तरह इंश्योरेंस कराई जाती है फैक्ट्री की, मशीन्स की, तो जो इंश्योरेंस है वो भी मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आती, लेबर की कॉस्ट में नहीं आती, तो जो मटेरियल और लेबर नहीं है वो एक्सपेंस है। देन अकाउंटेंट्स एक चीज चार्ज करते हैं नॉन करंट एसेट्स पे, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मशीन डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपका ना मटेरियल की पेमेंट है ना लेबर की पेमेंट है, तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगी। वैसे तो डेप्रिसिएशन पेमेंट होती नहीं है, नॉन कैश है, लेकिन ये एक्सपेंस की कैटेगरी में है, ये मटेरियल और लेबर नहीं है। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी एक्सपेंसेस हैं। तो मैं इसको सम अप करता हूँ। हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट पे डायरेक्टली यूज हो या इनडायरेक्टली यूज हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, बट अदर देन ह्यूमंस, तो उनकी जो कॉस्ट आएगी उसे मटेरियल कॉस्ट कहा जाएगा। और हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी वो ह्यूमंस है, तो जो इंसानों को पे कर रहे हैं वो लेबर होगी, अगर वो आपके एम्प्लॉइज है। और हर वो चीज जो ना मटेरियल में आप क्लासिफाई कर सके ना आप लेबर में क्लासिफाई कर सके, वो चीजें एक्सपेंस होंगी। तो ये जी आपको, अब मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ। जी, क्रेडिट कंट्रोलर डील्स विद द अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिटर्स, नो डेटर्स। क्रेडिट कंट्रोलर यानी ये वो क्रेडिट की बात की जा रही है जो हम क्रेडिट देते हैं, हम जिनको क्रेडिट दे रहे होते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोलर की ड्यूटी होती है कि जो कंपनी ने क्रेडिट दिया हुआ है उसको कंट्रोल करना।
जी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। कॉस्ट सेंटर तो एनी लोकेशन हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, जबकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हर वो चीज जिसकी कॉस्ट फाइंड की जाए। जैसे अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम शर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो शर्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, और डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं। तो इसीलिए हम अक्सर ये कह देते हैं कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि भाई कॉस्ट किस हिसाब से इंकर होती है। जैसे आप मोबाइल से फोन करते हैं तो आपके कॉल चार्जेस किस हिसाब से कटते हैं। दिस माइट बी 30 सेकेंड बिलिंग, दिस माइट बी द मिनट्स। तो अगर 30 सेकेंड के हिसाब से कॉस्ट चार्ज किया रही है, देन द कॉस्ट यूनिट इज 30 seconds, and if the cost is charged on per minute basis, then the cost unit is minutes. जी, अगर हमने लॉयर को हायर किया है तो अगेन क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि लॉयर जो है वो एम्प्लॉई है या सिर्फ एक असाइनमेंट बेस्ड है। तो अगर वो एम्प्लॉई है तो वो लेबर है, और अगर उसको आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है तो वो उसे एक्सपेंस, उसे उसकी फी जो है, फी की मात्रा में उसे चार्ज किया जाएगा। एक्सपेंस है, आप सिंपल समझ लें, अभी एक्सपेंस है, वो फिर लेबर नहीं है। लेकिन अगर वो लॉयर आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, देन दैट इज अ लेबर। रॉयल्टी का मतलब है कि किसी भी ब्रांड नेम का नाम यूज करने के लिए उसको रॉयल्टी पे की जाती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी, ये इंटरनेशनल चेन्स हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, तो पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए पर डील इंटरनेशनल चेन को कुछ पे किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारी कंपनी जो है वो रॉयल्टी पे करती है। तो रॉयल्टी मटेरियल की पेमेंट नहीं होती, एक्सपेंसेस है, लेबर भी नहीं है ये। तो आई होप कि आपको रॉयल्टी का मतलब समझ आ गया होगा। जी, डिजाइनिंग के हवाले से मैंने कहा था कि अगर डिजाइनर जो है वो आपका एम्प्लॉई है तो फिर तो लेबर है, और अगर डिजाइनर जो है वो बाहर का एक बंदा है, आप किसी से भी डिजाइन बाय कर लेते हैं, देन दैट इज एक्सपेंस। उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अगर आप डेबिट क्रेडिट कह रहे हैं तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आज उसे डिस्कस नहीं करना हमने। जी, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर वो चीज जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इट मींस कि कॉस्ट सेंटर जो है वो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जी, ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन बाय की है, वो 1 लाख की है, आप उस मशीन को 5 साल यूज करेंगे, तो आपने उसको 5 पे डिवाइड करके उसकी 20,000 रुपया कॉस्ट एलोकेशन कर दी फॉर ईयर 1। इसी तरह ईयर 2 के लिए भी आपने 20,000 कह दिया, तो इस चीज को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो मशीन की है तो मशीन डेप्रिसिएशन, वो फैक्ट्री बिल्डिंग की है तो उसे बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। तो इट मींस डेप्रिसिएशन इज सिंपली एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स, मटेरियल्स, लेबर, एक्सपेंसेस। अब जो अगली क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ानी है, दैट इज द नेचर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर।
मैं उसी एग्जाम्पल पर वापस आता हूं। अब हम इन्हीं चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एज पर नेचर, cost is classified into two groups: direct costs and indirect costs। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके क्वेश्चन कम से कम आए। पहले हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि मटेरियल कौन सी चीजें हैं, लेबर कौन सी चीजें हैं, एक्सपेंसेस कौन सी चीजें हैं। अब हम उनको विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट, अदर वन इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहेंगे? जैसे शर्ट है, अब आपने शर्ट को एज ए सैंपल ज़हन में रखना है। डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली चीजें हैं जो हमें आइडेंटिफाई की जा सकती है कि ये पर्टिकुलरली शर्ट पे एक्सपेंस हुआ है। So we can say that direct cost is any cost which is directly identifiable with the units. Direct cost is a cost which is directly identifiable with units. Direct cost is a cost which is in a direct relation with units or activity level. Direct cost is a cost which is in a direct relation with activity level. एक शर्ट को क्लॉथ की जरूरत होती है, क्लॉथ के बगैर शर्ट नहीं बन सकती। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, एंड सपोज द रेट पर मीटर इज ₹100। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ क्लॉथ विल बी 300। ये एक शर्ट थी। अब अगर मुझे 2 शर्ट्स बनाने हैं तो इट मीन्स 2 shirts multiplied by 3 need 6 मीटर ऑफ क्लॉथ, और 1 मीटर का रेट जो है वो 100 है, कॉस्ट विल बी 600। ये पहले क्लॉथ की कॉस्ट कितनी थी? 300। जब मैंने 2 शर्ट्स बनाई तो कितनी कॉस्ट आई? 600। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, यानी डायरेक्ट कॉस्ट नाम से जाहिर है ये वो कॉस्ट हैं जो यूनिट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं। इधर हमने बनाई थी 1 शर्ट, हमने 1 से डबल किया, यानी यूनिट्स की तादाद डबल हो गई, हम 1 शर्ट से 2 पे आ गए। तो इसका मतलब है कि अगर एक्टिविटी लेवल डबल हुआ तो क्या कॉस्ट भी डबल हुई? यस, कॉस्ट 300 से 600 हो गई। तो हर वो कॉस्ट जो ये वाला बिहेवियर शो करेगी वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। अब क्योंकि क्लॉथ मटेरियल है तो ये डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। मैं इस एग्जांपल को रिपीट करता हूं।
मैंने सपोज किया कि हमें शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ चाहिए, और अगर 1 मीटर का रेट 100 है, द कॉस्ट विल बी 300 फॉर क्लॉथ। इट मीन्स इफ वी मेक 2 शर्ट्स, तो 2 शर्ट्स के लिए 6 मीटर कपड़ा हो जाएगा, और 100 रेट है, 600 कॉस्ट हो जाएगी। इट मीन्स इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 1 शर्ट, द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ is 300, and if we are making 2 shirts, the cost is 600. So the cost is having a direct relation. यानी डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से यूनिट्स चेंज होंगे उसी हिसाब से कॉस्ट चेंज होगी। मैं इसी को एक मजीद एक लाइन और ऐड कर रहा हूं। सपोज करें कि हमें 8 शर्ट्स बनानी है, तो 8 शर्ट्स में हमें 4 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, इंटू 100, इट मीन्स 2400। अगर हम देखें, जब 1 यूनिट बनाया तो कॉस्ट 300 थी। जब हमने 8 यूनिट बनाए, यानी हम 8 टाइम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो लेवल हमारा 800% अप हुआ। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन के मुताबिक कॉस्ट भी क्या है, 800% अप हुई। यस, 300 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही 2400 आएगा। तो हर वो चीज, हर वो कॉस्ट जो इस बिहेवियर के मुताबिक चलेगी वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगी, और हर वो कॉस्ट जो इस बिहेवियर के मुताबिक नहीं चलेंगी वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होंगी। अब मैं आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी एग्जांपल देता हूं। कॉस्ट है जो लेवल के साथ चेंज नहीं होंगी, लेवल और कॉस्ट। सपोज करते हैं कि जिस फैक्ट्री में ये शर्ट्स बन रही थी, उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो है ₹50,000 पर मंथ। अगर इस फैक्ट्री में सिर्फ 1 शर्ट बने, 1 शर्ट, रेंट 50,000 है। क्या अगर 10 बने तो रेंट चेंज होगा? नहीं। आप सारे लोग कहेंगे कि नहीं, किराया इस हिसाब से थोड़ी होता है कि शर्ट्स कितनी बनेंगी। तो शर्ट्स तो जितनी भी बनेंगी वो 50,000 ही रहेगा। अब देखें, लेवल हमने चेंज किया। यस, बिल्कुल, हमने 1 से 10 पे आए, 10 गुना प्रोडक्शन ज्यादा की हमने। तो क्या रेंट में 10 गुना इजाफा हुआ? नहीं, रेंट वही है। तो इट मीन्स कि हर वो चीज जो डायरेक्टली रिलेशन रखती है, डायरेक्ट रिलेशन रखती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, और हर वो चीज जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखती उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। अब हम उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। क्लॉथ मटेरियल है, ये थी उसकी क्लासिफिकेशन एज पर एलिमेंट्स। जितनी शर्ट्स बनेंगी उतनी आपकी वो जो है मटेरियल की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से दैट क्लॉथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि ये मटेरियल था तो इसलिए मैंने इसको कहा डायरेक्ट मटेरियल्स। बटन्स मटेरियल है, तो जितनी शर्ट्स होगी हर शर्ट पे बटन लगेंगे, एक फिक्स कॉस्ट है उसकी पर शर्ट, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल्स है। अदर मटेरियल्स अगेन डायरेक्ट मटेरियल है, हर शर्ट पे कॉलर होगा तो कॉस्ट आएगी। डिजाइनिंग कॉस्ट, ये एक्सपेंस हमने इसे कैटेगराइज किया हुआ है। ये जो येलो हाईलाइटेड चीजें थी इनको हमने मटेरियल नाम दिया था। तो अगर जो मटेरियल में डायरेक्ट रिलेशन रखती है उन्हें कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स। जो आपकी लेबर में डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे उन्हें कहेंगे डायरेक्ट लेबर। जो एक्सपेंसेस में
डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो इनडायरेक्ट रिलेशन रखेंगे उनके साथ इनडायरेक्ट का वर्ड लगा देंगे। तो ये जो फर्स्ट थ्री थिंग्स थी ये तीनों मटेरियल थे, और तीनों ही ऐसी चीजें थी जो जितनी शर्ट्स ज्यादा बनेंगी उतनी कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्लॉथ हो गया, बटन हो गया, कॉलर हो गया। डिजाइनिंग कॉस्ट, डिजाइनिंग कॉस्ट, मैंने कहा कि मैंने एक स्ट्राइप शर्ट बाय की एक डिजाइनर से, मैंने वो डिजाइन 50,000 में बाय कर लिया। अब वो क्या मैं जितनी भी शर्ट्स बनाऊं पर शर्ट उसे पे करना है? नो। तो डिजाइनिंग की कॉस्ट एक दफा मैंने एक सर्टन डिजाइन की पे कर दी है, जब तक मेरा वो डिजाइन चलेगा मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना। तो डिजाइनिंग एक्सपेंस था, तो हमने उसको, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेशन में नहीं था, तो उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टिचिंग, जो बंदा स्टिच कर रहा है, अब स्टिचिंग ऐसी भी हो सकती है जैसे हम अक्सर शर्ट स्टिच कराते हैं तो टेलर पर शर्ट पैसे लेता है, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि कंपनी ने भी पर शर्ट पैसे दिए हैं, तो स्टिचिंग लेबर थी, तो ये डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक्सपेंस था, तो मैंने अभी KFC और मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दी कि ब्रांड नेम यूज करने का पैसे देते हैं हम, तो ये एक्सपेंस है, लेकिन जितने डील्स सेल होंगी, जितनी शर्ट्स बनेंगी, पर शर्ट ऑनर पैसे चार्ज करेगा, दिस विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर तो पर शर्ट आइडेंटिफिकेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी एक शर्ट पे लगती है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट होगा, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हम यूनिट्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ अगर हम इसे आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो तो नॉर्मल हालात में हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। लुब्रिकेशन कॉस्ट, जो मशीन के लुब्रिकेंट्स होते हैं वो भी अगेन पर शर्ट, नहीं कि हर शर्ट के बाद उसमें लुब्रिकेशन ऐड होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो अगेन ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इसी तरह हर वो आगे वाली चीज, इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल, मटेरियल तो है, हम उसे ऑलरेडी एलिमेंट्स के हिसाब से मटेरियल बना चुके हैं, लेकिन अब वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो अगेन वही रूल कि क्या क्लीनिंग मटेरियल भी अगेन शर्ट्स के साथ वेरी करता है? नो, वो आपने हर रोज उसकी सफाई करनी है या सर्टन आवर्स के बाद उसकी सफाई करनी है, तो वो भी शर्ट्स के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। फैक्ट्री रेंट, अगेन मैंने रेंट की एग्जांपल आपको यहाँ पे शो कराई है कि जो रेंट होता है वो फिक्स होता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह फैक्ट्री इंश्योरेंस भी शर्ट्स के साथ वेरी करती, इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू ऑफ फैक्ट्री पे इंश्योरेंस करनी है, ना कि नंबर ऑफ शर्ट्स पे, तो अगेन ये लेवल ऑफ एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखती। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी आपकी जो है लेबर तो है, लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि ये पर शर्ट उसकी सैलरी चेंज नहीं होनी, तो जो चीजें पर शर्ट या पर यूनिट चेंज होती है वो सारी की सारी चीजें डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएंगी। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर का काम है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को सुपरवाइज करना, तो ये भी फिक्स होती है, इसकी भी यूनिट्स के साथ वेरिएशन नहीं है। अगेन मशीन इंश्योरेंस, ये तो मशीन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस है, कौन सी गाड़ी है, टोयोटा है तो उसकी इंश्योरेंस इतनी है, उसकी वैल्यू देखी जाती है। इसी तरह किसी और ब्रांड की गाड़ी है या टोयोटा की ही दूसरी गाड़ी है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस होती है, ना कि उसकी एक्टिविटी लेवल के लिहाज से। एडमिन HR की सैलरीज लेबर है लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है। मशीन डेप्रिसिएशन, अगेन डेप्रिसिएशन जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अकाउंटेंट की सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी अकाउंटेंट की सैलरी लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर। और फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और डीजल भी आपका जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सो वी कैन से दैट जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे
हमने जो एलिमेंट्स पढ़े थे, हमने तीन चीजें पढ़ी थी अभी आज। हमने कहा था कि कॉस्ट कैन बी मटीरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उसके ये हमने पढ़ा था एज पर एलिमेंट्स, कि जो भी कॉस्ट है वो तीन चीजों में डिवाइड हो सकती है एज पर एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब हमने अगली चीज पढ़ी कि मटेरियल फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इसी तरह लेबर भी दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, वन इज द डायरेक्ट लेबर और दूसरी जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो हमने डिवीजन की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, दिस इज एज पर नेचर। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स थी, यानी चीजें वही है, हम एलिमेंट्स जो बनाया उनके ही फर्दर दो हिस्से किए। अब अगर हम ये जो डायरेक्ट चीजें हैं इन तीनों को ऐड कर लें, इफ वी ऐड डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस विल बी नोन एज प्राइम कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है। एंड इफ वी ऐड indirect materials, indirect labor and indirect expenses, this is factory overheads, FOH. Factory overheads, FOH। अगर आपको आज इतनी चीजें समझ आ गई हैं तो आप समझें कि आपने आज बहुत कुछ सीख लिया है। मैं इनको रिपीट भी करता हूँ, इसी दौरान मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। तो पहले हमने एज पर एलिमेंट्स डिवाइड किया, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। फिर हमने उसे नेचर वाइज क्लासिफाई किया, एज पर नेचर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज द डायरेक्ट मटेरियल्स, वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट, अदर वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मटेरियल है तो 2 कैटेगरीज बन गई जाएंगी मटेरियल की भी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर है तो उसकी भी 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की भी 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमें याद कैसे रखना है, हमें अपने जहन में इस चीज को सिंप्लीफाई कैसे करना है। हर वो चीज जो यूनिट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेगी उस चीज को डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, खा वो मटेरियल हो, खा लेबर हो, खा एक्सपेंस हो। और हर वो चीज जो यूनिट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखेगी उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। अगर वो मटेरियल है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, अगर वो लेबर है तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगी, अगर एक्सपेंस है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अगर हम तीनों डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करें तो इसका नाम प्राइम कॉस्ट है। और अगर हम तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो चीजें आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे। अब जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने जिन जिन चीजों को इनडायरेक्ट कहा था उनको अगर हम ऐड कर लें तो वो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, और जिनको हमने डायरेक्ट का नाम दिया उनकी फिगर्स को ऐड कर लें तो वो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। कल मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा जिसमें इन चीजों की फिगर्स होंगी। तो पहले तो आप उन्हें ढूंढेंगे कि वो मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है। तो पहली क्लासिफिकेशन आपको वो करनी होगी। देन
फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्या डायरेक्ट रिलेशन में बन रहे हैं या इनडायरेक्ट में। तो फिर प्राइम कॉस्ट और एफओएच फाइंड करने होंगे। तो कल हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो वो हमने इसी एग्जांपल को फर्दर क्लासिफाई किया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो अब मैं जरा क्वेश्चंस पे एक नजर देख लेता हूं कि क्या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। जी एक क्वेश्चन है, क्या डीजल आइडेंटिफाई नहीं हो सकता यूनिट प्रोडक्ट पे? नहीं। कैसे नहीं, अब वो भी सुन लें। सपोज करें कि आप इस वक्त घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना वो डीजल से बन रही है, जनरेटर चल रहा है आपके घर में, डीजल से जनरेटर चल रहा है। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए लेक्चर ले रहे हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ आप पे कितना डीजल यूज हुआ? क्योंकि घर में फ्रिज भी चल रही होगी, पंखा भी चल रहा होगा, आपके बाकी बहन भाई भी पढ़ रहे होंगे। सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन यूनिट बेसिस द कंजम्पशन ऑफ डीजल। तो इसी तरह फैक्ट्री में भी बहुत सारी शर्ट्स बन रही हैं, बहुत सारे अदर काम भी हो रहे हैं, तो हमें इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन में नहीं जाना। अगर हम इतने एक्सपर्ट हो भी गए हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए हमें ज्यादा स्टाफ चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा मेहनत चाहिए। उस चीज का बेनिफिट इतना नहीं होगा जितनी उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए डीजल इलेक्ट्रिसिटी को हम पर यूनिट आइडेंटिफाई नॉर्मली नहीं कर रहे होते। मैंने आपको एक सिंपल आपके लेवल की एग्जांपल देती है कि जिस तरह आप इस वक्त घर में बैठे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो पर्टिकुलरली आप पे कितनी यूज हो रही है ये असेस करना जरा मुश्किल है। जी डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने बता दी कि हर वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्ट रिलेशन ना रखती हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो। तो डायरेक्ट रिलेशन जिसको समझ आ गया कि यानी अगर एक यूनिट पे 10 रुपए लग रहे हैं तो दो पे डेफिनेटली 20 लगेंगे, तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर दो पे 18 हो तो वो डायरेक्ट नहीं है, तो उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। तो हर वो चीज जो इस पैटर्न पे बिहेव कर रही होगी उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। डीजल वाला सवाल का जवाब मैंने दे दिया, इसलिए उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। मशीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो है उसका मतलब ये होता है कि मशीन जैसे खराब हो जाती है, जनरेटर खराब हो जाता है, तो उसकी जो मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंसेस आपके आएंगे, रिपेयरिंग पे जो एक्सपेंसेस आएंगे वो है। और ये यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करते, ये तो मशीन कभी भी खराब हो सकती है। सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जी अगर डिजाइनर के हवाले से मेंशन नहीं है कि वो लेबर है या आउटसाइडर है, तो मैंने कहा कि मैंने उसे आउटसाइडर एज्यूम किया। तो नॉर्मली डिजाइनर्स इज समवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेनेवर द डिजाइनर विल बी एन एम्प्लॉई इट विल बी मेंशन्ड। ये जो following points highlighted with 5 types of classification: cost classification by nature, relation to cost center, time, ये सारी चीजें हम ओवरऑल जब ये चैप्टर एंड कर रहे होंगे तो हमने इसे कवर कर लेना है। बुक के लिए मैंने आपको बताया है कि ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक और किट जो है वो आप
ले ले, सॉफ्ट फॉर्म में आप गूगल से सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, तो उनसे आप पढ़ना शुरू करें। वहां से भी आप देखेंगे तो आपको तकरीबन इसी तरह का सीक्वेंस मिलेगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, बोनस इंसेंटिव्स आर डायरेक्ट कॉस्ट। बोनस दिया किनको जाता है? लेबर को। ठीक हो गया, तो इट मींस ये लेबर बन गया। अब हमें ये देखना है कि लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यानी बोनस की कॉस्ट डायरेक्ट लेबर बनेगी या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रूल बेटा यही है कि अगर वो यूनिट्स के साथ अटैच हो रही है, यानी अगर बोनस ऐसा रखा गया कि जितने यूनिट बनाओगे ना, एक यूनिट के अगेंस्ट 1 रुपया बोनस है, तो फिर तो ये डायरेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में या वैसे भी हर जगह जो बोनस है वो एक फिक्स्ड रकम होती है कि आपको बोनस मिलेगा इतना, तो वो यूनिट्स के साथ नहीं वेरी कर रहा होता। तो इसलिए नॉर्मली बोनस इज एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बोनस इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये आपको उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने अब आज करना ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लें इन डेफिनेशंस का। ये एलिमेंट्स है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लें, इनको पढ़िएगा। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, और फिर मटेरियल में फर्दर क्लासिफाई किया है रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल, मेंटेनेंस मटेरियल। तो इस एक पेज का स्क्रीनशॉट लें, आपने इनको पढ़ना है ध्यान से। कल इसको फिर डिस्कस करेंगे अगर आपको ना समझ आया। और आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने इस वाले पेज का। अब मैं आपको अगली जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो हमने पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन बाय नेचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहां पे आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी एग्जांपल्स और ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िएगा। अच्छा, जब आप इसे 2 से 3 दफा रिवाइज कर चुके हो तो आपने ये एक्टिविटी 1 सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक्टिविटी 1 का भी स्क्रीनशॉट लें। इसमें 5-6 चीजें हैं, कॉस्ट लिखी हुई है। पहला कॉलम है कि आपने बताना है कि ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है। ये तीनों में से एक टाइप बन रही होगी, मटेरियल बन रहा होगा, लेबर या एक्सपेंस। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये एक्टिविटी करनी कब है? जब आप समझें कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है जी, एक्टिविटी 1 जो है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपने इसको तब परफॉर्म करना है आफ्टर रिवीजन, एटलीस्ट रिवाइजिंग 2 to 3 टाइम्स। और अगला कॉलम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी अगर आपने इसे एक्सपेंस कहा है तो अगली आपने इसकी कैटेगराइजेशन करनी है, ईदर इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन इस एक चीज एक्टिविटी 2 का भी स्क्रीनशॉट लें। इसमें 2 MCQs हैं, इनको भी आपने करना है। कल हम इसको क्लास के स्टार्ट पे इन एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या असेस किया था और आंसर इसका क्या है। तो अगर आपकी असेसमेंट मोर देन 50% एक्यूरेट हुई तो इट मींस यू आर पास। तो आपको पता है कि 50% वाला पास होता है, तो इसलिए मैं अज्यूम करूंगा कि मोर देन 50% आपकी असेसमेंट अगर ठीक हुई तो आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आई गारंटी यू दैट इट विल बी 70 to 80% करेक्ट। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो आपने जो काम ये करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दोनों को करके आना है।